हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज के सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेकर के आपके सामने आया हूँ। जो एग्जाम में जिस पैटर्न पे इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करने की कोशिश किया हूँ। और आपके ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। आप चीज़ सोच करके मत चलिएगा कि ये क्वेश्चन मैं अपने बनावटी लेकर के आया हूँ। तो आज का ताबड़तोड़ सेशन की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप अभी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और आपकी जो तैयारी है अच्छी तरीके से चल रही होगी, आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है बहुत यहाँ पे नज़दीक आने ही वाली है। जितने दिन कम होंगे और उतनी ही आपको अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई देना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके और आपका एडमिशन एक एनवीएस कॉलेज में हो सके। तो चलिए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुका है और इसका आपको आंसर बताना है। आप अपने मन में आंसर इसकी सोचने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। आप पहले आप इसे मन में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि चार विभिन्न अंकों से बनी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि चार कोई से भी अंक हैं, अब वो 1 से लेकर के 9 तक या 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, उनसे बनी एक चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए आपको सबसे बड़ी इन ऑप्शन से बताना है, अपने हिसाब से नहीं बताना है कि 9999 सबसे बड़ी होगी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन होगी। अब देखिए मुझे, अगर मैं सबसे पहले वाले अंक पे फोकस करता हूँ जो लिखे 4 3 9 9 ये लिखे गए हैं, तो मुझे इनमें फोकस करना है। तो मेरे पास देखिए 4 भी है, 3 भी है, 9 भी है और 9 भी है। तो मैं यहाँ से 4 और 3 को तो पहले ही मैं कैंसिल कर दूंगा। क्यों कैंसिल करूंगा? क्योंकि 4 और 3 कभी बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ 9 और 9 लिखे हैं। अब मैं देखिए इन दोनों में फोकस करता हूँ। अब इनमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ 9875, एक में है 9876। यहाँ तक तो दोनों में सेम है, ये वाला 5 है ये 6 है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको शुरू का अंक देख लेना है और इसमें देखना है कौन सबसे बड़ा है। तो पहले हम सबसे छोटा ही देखेंगे, तो छोटे हमारे हम इनको पहले ही हमने कट कर दिया, क्योंकि भाई 9 है यहाँ पे, तो 4 और 3 बड़ी हो ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं होगी। आप करके चेक कर लीजिए। तो 9 और 9 में यानी हम ऑप्शन नंबर सी और डी में फोकस करेंगे। तो हमने इसमें देखा कि शुरू के 3 अंक दोनों में बराबर हैं, तो हम लास्ट वाले में देखा 5 और 6 है, तो ये 5 है ये 6 है, ये कभी भी वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ आपका कंप्यूटर भी बता रहा है कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 24.0754 में दोनों चार के स्थानीय मान का योगफल का दशमलव भिन्न में क्या मान होगा। यानी कि यहाँ पे आपको जिसमें जो है आपको कितने चार दिख रहे हैं, 4.0754, इसमें आपको बताना है कि जो इसमें दो चार दिए गए हैं, ये वाला इनके आप दशमलव के जो सॉरी स्थानीय मान निकालेंगे तो उनका योगफल क्या होगा, ये चीज़ आपको इसमें सिंपल बताना है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए जब हम नॉर्मल संख्या का इकाई अंक निकालते हैं तो इस वाली संख्या को हम नॉर्मल ट्रीट करते हैं, ये वाली हमारे दशमलव के बाद वाली है। तो जो दशमलव के बाएं साइड में होगा इसका तो आपका नॉर्मल ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा। तो इस 4 का जो स्थानीय मान होगा 4 गुणे 1, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इस 4 का स्थानीय मान यहाँ से निकलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये वाले 4 का तो ये 4 होगा प्लस, लेकिन इस 4 का जो इकाई यानी कि आपका जो स्थानीय मान निकलेगा, देखिए इसके लिए हम जैसे ये 0 होता है ना, तो इसमें हम 1/10 करते हैं, इसको हम करेंगे 1/100 किया करते हैं, और इसको हम 1/1000 कहेंगे। अगर 5 का मुझे निकालना होगा तो 5 गुणे में 1/1000 करूँगा। अगर 4 का निकालना है मुझे तो इसमें हम 1/10,000वां भाग, इसका 4 का 1/10,000वां भाग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यानी कि 4 का 10,000वां भाग हम लेंगे, जैसे 0 का 10वां भाग, 7 का 100वां भाग, 5 का 1,000वां भाग, 4 का 10,000वां भाग हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/10,000। ये दशमलव के बाद के अंक को जो दाहिने साइड में होते हैं उनके स्थानीय मान निकालने का ये तरीका है। अब इसके आगे आएगा तो आपका देखिए 10 यानी कि दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे 4 गुणे 1 बटे, यहाँ पे आप 4 को गुणा भी कर सकते हैं, तो 4 बटे ये आएगा आपका 10,000।
अब ये आएगा 0.0004, ये आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप इसे जोड़ देंगे 0.004। देखिए 4 अंक बाद यहाँ पे नीचे 4 जीरो हैं, तो हमने 4 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4। अब इसको आप जोड़ दीजिए 4.0004, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अब कंप्यूटर जी का हम आंसर चेक करते हैं क्या आया है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये आएगा। कंप्यूटर जी क्या बता रहे हैं? ठीक है, आपका आंसर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको देखिए दशमलव जो बाएं साइड में है उनका तो आप नॉर्मल इसे इकाई कहेंगे, दहाई कहेंगे, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार चलेगा। लेकिन जो दशमलव को दाहिने साइड में होते हैं उस साइड में, उसमें क्या होता है कि जो ये सबसे शुरू वाला अंक होता है उसका हम 10वां भाग निकालेंगे, यानी 1/10। इसमें हम इकाई काउंट नहीं करते हैं, तो 1/10वां भाग उसका आगे वाले का 7 का 100वां भाग, तो 1 यानी कि 10 का भाग देंगे 7 में। और 5 का 1000वां भाग यानी कि 5 में 1000 का भाग देंगे। 4 का 10,000वां भाग यानी कि यहाँ पे हम 4 में 10,000 का भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार चलता है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही इसका चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके अगला वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बाकी मैं इसको हटा लेता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, केवल आपको सॉल्व करके यानी कि अपने दिमाग में इसको सोचना है कि ब्याज को परिभाषित करने वाला कारक क्या है। अगर आप ब्याज यानी कि आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको कारक क्या क्या यानी कि यहाँ पे आपको यूज होते हैं। जैसे आप किसी बैंक में गए हैं और वहाँ से आपने कुछ पैसे जमा कर दिए हैं, तो उसमें जो ब्याज जुड़ेगी उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए ब्याज जुड़ने में सबसे पहले तो आपका मूलधन लगेगा, यानी जो पैसा आपने वहाँ पे जमा किया है, और उस पर फिर रेट कितना लग रहा है, यानी कि उसमें दर कितनी लग रही है, 5% प्रति ईयर है या 6% प्रति ईयर है, कुछ भी हो। और उसमें समय कितना है, यानी कि समय जो है ब्याज जो मिलेगी कुछ समय बाद ही तो मिलेगी, तो वो समय भी तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आपकी जो मूलधन, समय, दर, ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी यहाँ पे होने वाला है। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सभी यहाँ पे होंगे। क्योंकि एक ब्याज जब कैलकुलेट होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मूलधन होगा, क्योंकि मूलधन पे ही तो ब्याज मिलेगा। जब मूलधन नहीं होगा तो ब्याज किस बात का? ठीक है, आप बैंक में पैसे जमा नहीं किए हैं तो आपको ब्याज वो क्यों देगा? और उसके बाद जब आपने पैसे जमा कर दिया है तो इसमें इंपॉर्टेंट होगी दर, रेट, कि हम इतने रेट में आपको ब्याज, इतने आपको हम ब्याज देंगे इस रेट से। अब उसके बाद कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि उसमें समय भी तो इंपॉर्टेंट होगा। आपने 1 महीना रखा, 2 महीने रखा, 1 साल रखा, 3 साल रखा, तो वो समय भी उसमें इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें तीनों आपके सही होंगे, तो ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक बात आप याद रखिए, जब आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, तो इसमें आपको ऑप्शन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। ऑप्शन से ही आपको अपना आंसर बताना है। आप अपने हिसाब से कोई तर्क नहीं लगाएंगे कि हाँ ये नहीं यही होगा, तो आपको ऑप्शन से आंसर बताना है। आप कोशिश करिए, आप आंसर अपने विकल्प देखिए और उसके हिसाब से आप आंसर बताइए। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था, उसमें आपको सबसे बड़ी तो 9,999 होती है, लेकिन आपको ऑप्शन से बताना है, तो वो हमारा वैसे हुआ था। अब इसमें देखिए 100 प्लस 20 प्लस 5/10 और प्लस 7/100, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 प्लस 20 प्लस 5/10 प्लस 7/100 प्लस 8/10,000। ठीक है, इसको आपको योग करके बताना है। सीधे देखिए यहाँ पे 10,000 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, 10,000 एलसीएम यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 100, पहले से है 4 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 2 4 जीरो। अब देखिए 20 तो ये हमारा आएगा ही आएगा सॉरी, यहाँ पे बटे 1 कर सकते हैं, 1 का इसमें भाग देंगे तो 10,000 ही आएगा, और 20 में 4 जीरो जोड़ दो, 2 2। ठीक है, अब देखिए 5/10 है, 10 का 10,000 में भाग देंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो बचेंगे, 5 वो पहले से है, तो 1 2 3 प्लस, दिख रहा ना आप लोग? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 100 का इसमें भाग दो 10,000 में, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बचेंगे नहीं, 700 प्लस, इसमें से आपका ये पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, 8 यहाँ पे बचेगा। सबको ऐड कर लो। देखिए ये यहाँ पे आपका 10 लाख है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 10 लाख है, यहाँ पे आपका 2 लाख है, और ये 5,000 है, 700 है। ठीक है, देखिए ये जब आप इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 लाख में जब 2 लाख जुड़ेगा तो आपका ये 12 लाख बनेगा, 12 लाख बन जाएगा, बोलो हाँ। अब उसके बाद 5,000 है, 12 लाख, 5,708 है, तो यहाँ पे देखिए 0.5 आपका हो, 0.5। ठीक है, 708, ये चीज़ यहाँ पे आपका बनने वाला है।
ठीक है। अब देखिए 12 लाख यहाँ पे हमारे पास 10,000 में वैल्यू आती है। जब आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी इसकी जगह पे कोई एक नंबर होना चाहिए और वो नंबर हमारे पास इसमें केवल 5,000 है। अब जैसे यहाँ पे 15,000 होता तो यहाँ पे आपका 15 आता, लेकिन इसमें केवल 10,000 की वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। या आप इसको अगर 10 यहाँ पे 10 लाख, 2 लाख करके आप ऐसे वर्टिकली भी इसको करेंगे ना, तब भी आपका आ जाएगा। तो 12,05,708 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आप करके एक बार इसे चेक कर लेंगे कितना है। 12,057,08 बटे, सॉरी बटे में 1,000 भी तो आएगा, सॉरी 10,000, यहाँ से आपका ये 10,000 भी तो आ जाएगा। 10, 1, 2, 3, ठीक है। ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला तो भी तो हमारा रहेगा। अगर दशमलव लगाना हो दशमलव भी लगा सकते हैं, वैसे आपका इसमें बटे में दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं भाई साहब, 379 गुणे 29 बराबर 10,901। तो दोनों तो दोनों देखिए गलत लिखा हुआ, तो 10,991 भागे और 0.0029 का आपको मान बताना है। चलिए बताते हैं इसका मान। आप करके एक बार ट्राई करिए, आता है या नहीं आता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप ऊपर वाला भी छोड़ दीजिए या आप उसे भी लिख लेंगे हम। 379 गुणे कितना लिखा, 29 बराबर 10,991। हमें बताना किसका है, 10,991 बटे 0.0029। अब देखिए यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव हो। तो अगर हमें यहाँ पे 4 अंक करना है तो ऊपर हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। और ठीक है, आपको जो है अगर यहाँ से आपको ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका एक 0 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो। हाँ बढ़ जाएगा। और तो यहाँ पे आपको ऊपर भी एक 0 बढ़ेगा, तो हमारा दशमलव दशमलव दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 10, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक 0 आएगा तो 4 अंक बाद हो जाएगा, और ये 4 अंक बाद इधर था, दशमलव दशमलव आपका कैंसिल। 10,901 बटे यहाँ से आपका 29 बचेगा और ये 0 आएगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे 0 भी लगेगा। तो आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। एक सेकंड, ये 10 को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 10,901 बटे 29 यहाँ से आप निकाल लो, तो यहाँ से आएगा 10,901 बटे 29, इधर आएगा तो 379। तो 10,901 बटे 29 जगह पर मैं 3,709 लिखूंगा, और ये 10 मेरा पहले से। आपको ये 10 अगर कन्फ्यूज कर रहा हो तो आप ऐसे समझिए कि जब नीचे 4 अंक बाद दशमलव है और ऊपर 3 अंक बाद है, हमें ऊपर 4 अंक बाद 4 अंक बनाने हैं दशमलव, तभी दशमलव दशमलव कैंसिल होगा। यहाँ पे 1 अंक बाद एक्स्ट्रा है तो हम वहाँ पे 10 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो वहाँ इसलिए हमने वहाँ पर 10 का गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक दशमलव हटेगा तो ऊपर एक हमें 0 भी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 379 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। 379 और 0, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, बाकी आपका ऐसे इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हटाते हैं इसको भी हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 24, 30 के समापवर्तक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आपको अपवर्तक पता होना चाहिए। 12, 24, 30। देखिए अपवर्तक क्या होता है, एक होता अपवर्तक, एक होता अपवर्त्य। तो हम अपवर्तक पहले समझते हैं। अपवर्तक मतलब होता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, वो संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है, यानी ऐसे नंबर जो एक संख्या को डिवाइड कर सकें, वो क्या होते हैं अपवर्तक। जैसे मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और स्वयं से तो कटेगा ही। ये इसके अपवर्तक हो गए, यानी 12 जिन जिन नंबर से कट सकता है वो इसकी क्या है, अपवर्तक है। पहले हम इसका अपवर्तक निकालते हैं, फिर आपको समापवर्तक बताते हैं। आप देखिए 24 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 के बाद 12 से भी कट जाएगा, और 24 से तो कटेगा ही कटेगा। और ये कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, उसके बाद 15 से। अब देखिए समापवर्तक क्या होता है, अगर आपके अपवर्त
कितनी संख्याओं के निकाल लिए, तो इनमें जो कॉमन दिखेगा यानी कि जो उभयनिष्ठ है तीनों में, वो क्या होते हैं, समापवर्तक होते हैं। तो एक आपका तो उभयनिष्ठ होगा, दो 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 भी आ जाएगा, तीन 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 भी आएगा, और इसके बाद ये छः भी आएगा। तो आपके अपवर्तकों की समापवर्तक की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आपके अपवर्तक होंगे, आपके यहाँ पे 4 अपवर्तक हो जाएंगे, सॉरी समापवर्तक। पहले आपको अपवर्तक निकालना है, समापवर्तक मतलब जो तीनों में कॉमन, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक बर्तन के 3/4 भरा हुआ है, यदि बर्तन को पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले भाई 3/4 बर्तन हमारा पहले से भरा हुआ है, तो हम मान लेते हैं बर्तन की क्षमता x है। भरा कितना है आपका, 3/4 भरा हुआ है, तो 3/4 x का 3/4 कितना होगा, x गुणे 3/4। अब इसको अभी और भरने के लिए 40 लीटर की आवश्यकता है, ठीक है। अगर इसको हमें पूरा फिल करना है, इतना ये पहले से भरा हुआ है, और अगर हम इसमें जो है ये यानी कि ये जो है 3x + 4 ये पहले से भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें और यानी कि ये खाली कितना है, 3x/4 ही तो ये खाली बचा हुआ है, और ये इसके 40 के बराबर होगा, क्योंकि पहले बोला है कि भाई ये 3x/4 भरा हुआ है, और अगर हम इस चीज़ से घटा देंगे तो ये 40 के हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये x तो पूरा था, पूरी वैल्यू थी, और इससे ये इतना भरा हुआ है, तो जब पूरे से हम इतना भरा हुआ घटा देंगे तो हमारे पास जितना खाली है उतना बच जाएगा। और खाली के लिए बोला है कि जो खाली भाग है उसको भरने के लिए 40 लीटर की आवश्यकता है, तो हम पूरे से जितना भरा उतना हटा दिया, और जितना हमें भरना है वो हमें वैल्यू मिल गई, तो उन वैल्यू को हम इसके बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए 4x - 3x/4 बराबर 40। 4 से 3 घटा दो x, और इसका इधर गुणा कर दो, 160 लीटर आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। 160 लीटर, बर्तन की क्षमता 160 लीटर, ठीक है। लीटर में है तो लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सजाया गया है। तो देखिए आपको अवरोही करना है, नहीं बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले आप देख लो, हम पहले नंबर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 5.005 5 है, 5.5 5.5। अब देखिए भाई ए बी हमारा ऑप्शन तो कैंसिल, बी भी हमारा कैंसिल। बोलो क्यों भाई, 5.005 है और 5 है, और 5.5 है 5.5 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 5.5 होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा ही लिखना है। तो ए बी हमने काट दिया। अब सी में 5.5 है, डी में है 5.5, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, इससे जस्ट छोटा। तो इससे जस्ट छोटा क्या होगा, इससे जस्ट छोटा जो है आपका 5.05 है, यहाँ पे 5.005। अब इससे जस्ट छोटा भाई ये तो बहुत ही छोटा है। अब इसके बाद ये लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा 5.005, डी वाले में ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा लिखना है, तो इससे जस्ट छोटा तो हमें यही लगेगा ना, हमें इससे जस्ट छोटा लिखना है, तो 5.05 ही तो आएगा जस्ट छोटा। अब ये तो बहुत छोटा हो गया, तो इसके बाद ये आएगा, और लास्ट में 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो ये भी हमारा आंसर कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ए भी हमने पहले ही काट दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ा लिखना है, तो 5.5 सबसे बड़ा होगा। अब उससे जस्ट छोटा, ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है नी लास्ट में, और इसमें जो है 5.05 है, तो इससे जस्ट छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा, उससे छोटा वो होगा, क्योंकि उसमें दशमलव के बाद तो कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इनमें कोई ज़्यादा आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, 5.7 + 2.4 में क्या जोड़े कि उत्तर आपको 173/84 मिल जाए। भाई हम x जोड़ लेते हैं, 5/7 + 2/4 में x हम जोड़ देंगे तो 173 कितना मिल रहा है, 84। तो यहाँ से इसको 28, 7 चौको 5 चौको 20 + 4 7 7 दूनी 14 -1 सेकेंड + x बराबर 173/84।
84। तो यहाँ देखो x बराबर आएगा 173/84 माइनस यहाँ से ले लो 34/28। 28 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से सॉरी आपका 28 नहीं आएगा 84 आएगा। तो 173 माइनस 28 त्रिका होता है यहाँ पे 84, 3 के ऊपर गुणा करो, 3 चौको 12 2 यहाँ से लगेगा 3 3 9 1 10। तो यहाँ से घटा लो इसे, यहाँ से आएगा 17 और यहाँ से आएगा 84। आपका आंसर आ जाएगा 71/84। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप समझ में आ गया होगा भाई। जोड़ करके हमें भाई इसमें क्या जोड़ दे कि आज मान लीजिए हमने x जोड़ दिया, अब इनको जोड़ के उसको उधर कर दिया इस वाले को। भाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा और आप सीखे होंगे। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा बहस करना यहाँ पे उचित नहीं है क्योंकि वो समय की बर्बादी होगी। अब ये प्लस में उधर आया माइनस में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने ज़्यादा समय नहीं रहता है कि आप इन सब चीज़ों को सोचें। ठीक है, इनको आपको सोच करके तुरंत अप्लाई करना है। और ये अभी इतना ये समय है नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएँ, क्योंकि ये आप 6 7 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए का वेतन 10 नंबर देखिए क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। यदि ए का वेतन 30 रुपये है तो बी का आपको वेतन आपको बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम मान लेते हैं बी का वेतन हम x रुपया मान लेते हैं। तो ए का वेतन क्या है, इससे 50% अधिक है तो x प्लस x का 50%। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस का 50 दूनी, यहाँ से हो जाएगा तो x/2। तो यहाँ से आ जाएगा 3x/2। ये आपका ए का वेतन है। ठीक है, ये आपका ए का वेतन निकला। तो हमारे पास है यहाँ से ए का वेतन 30 रुपये है। तो ए का वेतन बोला है कि 30 है तो ए की जगह पर 30 रख दो, 3x/2। तो यहाँ से 3 0 10 के उधर गुणा कर लो 20, x बराबर आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले b का हमने x मान लिया। तो a का बोला है कि a जो है b से 50% अधिक है तो x प्लस b का 50%, 50/100 x/2 हमने कैलकुलेट किया 3x/2। लेकिन बोला है कि a का वेतन 30 है तो एक जगह पे 30 बराबर 3x/2। 3 से 3 ये कटेगा, 10 बचेगा, 10 का 2 में गुणा 20, x बराबर 20 आपका आ जाएगा। आप अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो 50 है, 50% बराबर 50 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो वेतन है ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एक ये चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो ए का वेतन 3 हम मान लेंगे, 3 की वैल्यू 30 दी गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, 2 की वैल्यू 20। आप ऐसे भी बिना एक्स माने कर सकते हैं। 50 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है और जो ऊपर होता है वो परसेंटेज चेंज होता है। तो हम बी का मान लेंगे, बी हमारा 2 है। अब ये एक चेंज हुआ तो बोला है कि ए का वेतन बी से ज़्यादा है, एक 50%। तो बी हमने 2 मान लिए तो ए का कितना हो जाएगा 3, और 3 की वैल्यू दी गई है 30। तो एक की वैल्यू 3 का 30 में भाग दो 10। तो हमें 2 की चाहिए, 2 का 10 में गुणा करो, 2 का इधर गुणा, भाई 2 का हमने इधर गुणा किया, 2 का उधर गुणा किया, तो 2 की वैल्यू 20 आपकी आ जाएगी। समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका ये मेथड जो है ये आपका पूरा यहाँ पे बेसिक मेथड है, वो थोड़ा एडवांस मेथड है। ठीक है, अगर वो भी आप सीखे रहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। वैसे आप ये वाला मेथड जो है आपको पता ही होगा, उसे आप सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 नंबर आपका, सॉरी 20 आपका सही है और 11 नंबर क्वेश्चन फटाक इसको भी करने की आप कोशिश कीजिए। तो आगे हम इसको बता रहे हैं। बोला कि एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति है एक कार को 45,000 में बेच दिया है तो उसे 10% की हानि हुई है तो आपको क्रय मूल्य बताना है। यानी कि जो 45,000 में बेचा है ये उसकी हानि वाली है, यानी कि ये 45,000 उसकी हानि वाली रकम है। तो 90% की वैल्यू, देखिए कोई भी नंबर आपका 100% में होता है। अगर 100% में बेचा होता तो इसे कोई न लाभ होता, न ही उसे कोई हानि होती। लेकिन बोला है कि भाई 45,000 में बेचा तो उसे 10% की हानि हो गई। तो ये वैल्यू हमारी कितनी की है भाई, 90% की है। 90% की वैल्यू 45,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000/9, 90 0 0 500। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 500।
हमें निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 500 गुणे 100 बराबर 5, 4 जीरो लगा दो। 5 के बाद 4 जीरो कहाँ पर हैं, भूल जाओ 50,000 लिखा है, 5 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसे आप x मानकर भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। यहाँ पे आपको पहले क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, और क्रय मूल्य को जब 10% हानि के साथ बेचता है तो 90% की वैल्यू निकलेगी। तो 90% को आप 45,000 के बराबर कर देंगे। मैंने सीधे वही किया है, 90% को मैंने 45,000 के बराबर किया है। तो 1% की वैल्यू मैंने निकाल लिया, 500 रुपये है। तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 500 में मैं 100 को गुणा कर दूंगा, 50,000 मेरा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप करिए। एक आयताकार कमरा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कमरा क्या होता है, एक आयताकार है। कमरा का मतलब हो गया कि आपका एक घनप टाइप की कोई आकृति है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे और ऐसे कोई एक आकृति है। ठीक है, इस प्रकार का कोई कमरा होता है, क्योंकि कमरे में देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएँ होती हैं। ठीक है, इतना आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है भाई, यानी कि यहाँ पे हम छत को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये हमारी एल होती है, ये हमारी एच होती है, ये हमारी बी होती है। तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, एल गुणे एच, एल गुणे एच। लेकिन अब इसके पीछे भी एक दीवार है, तो उसको भी हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया। अब हमारे पास ये वाली दीवार है, ये वाली, यहाँ पे ये एच है, ये बी है। तो यहाँ पे करेंगे बी गुणे एच गुणे 2, क्योंकि एक ये दीवार है, एक ये दीवार है। ठीक है, एक ये वाली दीवार होती है, और ये ऊपर वाली एल, ये एच। अब ये क्योंकि एक आयत ही बनता है, तो एल गुणे एच हमने कर लिया है, और ये आपको बता दिया है क्षेत्रफल यहाँ से 81। ठीक है, और उसके बाद आपका कमरा का 6 मीटर चौड़ा है, यानी बी बराबर 6 बोला है, और एल यहाँ पे एच भी बताया है, एच बराबर 3 बोला है। तो 81 बराबर 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, और एल की जगह पे एल ही रखेंगे, एच की जगह पे 3 रखेंगे, और यहाँ से बी की जगह पर 6, एच की जगह पे 3। तो यहाँ से 81 बराबर 2, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एल प्लस का 6 बचेगा, तो 3 से काट लो 27, यहाँ बचेगा आपका, और 27 बट ऐसे लिख दो 27 तो एल प्लस का 6, तो 27/2 माइनस का यहाँ से ये 6 बराबर एल प्लस का 6। 6 को इधर ले लेते हैं हम, तो जाएगा 27/2 माइनस 6 बराबर एल, तो 27/2 एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पे बचेगा 15/2, तो एल बराबर 15/2 यानी कि 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा क्षेत्रफल नहीं काउंट करना है, क्योंकि अगर हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपके फर्श और छत भी जुड़ जाता है। लेकिन बोला केवल दीवालों का लेना है, तो हमने केवल दीवालों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया है। 2 का गुणा मैंने इसलिए किया कि क्योंकि एक फ्रंट वाली दीवार होती है, एक पीछे वाली दीवार होती है, एक साइड में दीवार होती है, तो साइड वाले के सामने भी दीवार होती है, वो खुला नहीं रहता, तो उनको हमने ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए इधर एक आयत ही बनेगा, और इधर भी एक आयत ही बनेगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पे एच ये ऊंचा की चौड़ाई है, इधर ये बी, इस वाले के लिए ये लंबाई होती है, तो इसके लिए एल आपकी लंबाई और ऊपर वाली चौड़ाई, तो एल गुणे एच गुणे 2 प्लस बी गुणे एच गुणे 2, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, 7.5 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए कैसा होगा। देखिए एक हौज का आयतन 75,000 लीटर है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हौज का मतलब होता है एक कोई वर्ग, घनाभ। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमें ऊंचाई ही पता करना है। तो 15 गुणे 10 गुणे ऊंचाई, ये कितना लिखा हुआ है, 75,000 लीटर है। लेकिन आपको मीटर क्यूब में हमें इसको लिखना है, क्योंकि आयतन का जो यानी कि मात्रक होता है वो मीटर क्यूब में होता है, या और सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये हमारे पास लीटर में है, तो इसमें हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा, 1000 का हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। अगर तो हमारे पास ये हो जाएगा 150
गुणे h बराबर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75। तो h बराबर 75/150। तो h बराबर 75 दूनी 1/2 आपका यहाँ से ऊंचाई इसकी निकल आएगी। आप सोच रहे होंगे भाई ये हौज किस टाइप का होता है, तो हौज एक घनाभ बनता है और घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। मैंने लंबाई और चौड़ाई मुझे दी गई थी, उसका गुणनफल किया, ऊंचाई गुणनफल किया, एच लिखा क्योंकि ऊंचाई मुझे पता नहीं है, वही मुझे निकालना है। और इसका जो आयतन था 75,000 लीटर था, लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लंबाई इसकी मीटर में दी गई है। तो हमने इसमें 1000 का भाग कर दिया है और फिर हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे 13 का जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2। ठीक है। तो अब अगला हम देखिए क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसको पढ़िए और देखिए, श्याम ने 13 मई 1988 को, कोई मतलब नहीं है कब भी गया होगा, 11:25 पर रेलगाड़ी से 11:25 पर रेलगाड़ी से कहाँ गया है, यात्रा आरंभ की और कोयम्बटूर 15 मई 1988 को, यानी कि ये 14 मई को गया है और उसके बाद 15 मई को 9 बजे पहुंचा। ठीक है। यहाँ पे आपको बता देना है कि कितनी इसकी जो है कितना घंटे यात्रा कवर किया है। तो देखिए ये 13 मई को गया है, जब 13 को गया 14 को मान लो ये गया होगा, तो 14 में 11:25 में 24 घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे हो गए होंगे। 14 तारीख को 11:25 24 घंटे होंगे। देखिए ये सुबह बैठा है 11:25 पर, तो रात 11:25 में कितना होगा, 12 घंटा। सुबह 11:25 में कितना होगा, 24 घंटे हो जाएगा। अब देखिए अगर ये जो है 14 को फिर अभी यात्रा ही कर रहा है, 11:25 14 को हुआ सुबह, तो 14 को जब ये यात्रा ही कर रहा है, अगर ये मान लो 11:25 तक करता 15 तारीख को, तो इसे पूरा 24 घंटा हो जाता। अगर मान लो ये 11:25 तक पूरा करता तो इसे 24 घंटे हो जाता, इन्हें 48 घंटे हो जाता। लेकिन कह रहा है कि ये जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितना यात्रा कर लेता, 48 घंटा। लेकिन ये कह रहा है कि ये 9 बजे पहुँचा है, तो कितने घंटे पहले पहुँच गया है 11:25 से, 11:25 से कितने घंटे पहले पहुँचा है, 2 घंटे 35 मिनट पहले पहुँच गया है ना, सॉरी 2 घंटे 25 मिनट पहले पहुँच गया है। अगर 9 में 2 इसे हम घटाएंगे तो ये जो है देखिए, तो 5 2 2 2 घंटे 25 मिनट पहले पहुंच गया है। और इसमें क्या है, 2 घंटे 25 मिनट ज़्यादा है, तो 48 से हम 2 घंटे 25 मिनट कम करेंगे, तो 48 से घटा लो, तो इसे हम लिख सकते हैं 47 60, 47 घंटे 60 मिनट, 48 को मैं लिख सकता हूँ और उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 2 घंटे 25, 5 और 4 में 2 जाएगा, सॉरी 5 में 2 जाएगा 3, 47 से 2 जाएगा 5 और ये 4, यानी 45 घंटे 35 मिनट का समय लगा होगा। ये एक बार इस प्रकार समझ लीजिए, 13 को बैठा 11:25 पर, 14 को 11:25 जब सुबह होगी 24 घंटे होगा, 15 को भी 11:25 होगी तो 48 घंटा होगा। लेकिन वो 9 बजे पहुंच गया है, तो कितने घंटे इसमें हमने एक्स्ट्रा कर दिया, 2 घंटे 25 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया है, तो इसमें से हम 2 घंटे 25 मिनट घटा देंगे। अब देखिए 48 ही तो 2 घंटे 25 मिनट हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो 48 में हम क्या करते हैं, इसको हम 47 और 60 लिख लेंगे और उससे हमने 2 घंटे 25 मिनट माइनस किया है, तो हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 175 में कम से कम क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल, इसके आगे कोई सवाल है, ठीक है। 175 में हम कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो है प्राप्त योगफल 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 12 से विभाजित होने के लिए 6 जोड़ोगे तो 6 5 11 61, 12 से कटेगा ही नहीं। ठीक है। देखिए ऑप्शन से हम कर रहे हैं, तो अगर हम 6 जोड़ रहे हैं तो 181 आ रहा है, ये 12 से कभी भी नहीं कटेगा। और अगर हम इसमें जो है 5 जोड़ देते हैं तो कम से कम क्या जोड़े ना, अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारे ये 180, जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब 7 को देखते हैं, तो 7 5 12 182, इसे 12 से काट के चेक कर लो। देखिए 12 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो परचंग 72, 12 का अंदम 12, 6 18, ये भी नहीं कटेगा। और इसके बाद 12 जोड़ लो, तो 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 2 7 7 1 187, 12 से काट के चेक कर लो, 12 का अंदम 12, 6 67, ये भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। यानी अगर हम 5 जोड़ देंगे 175 में तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
अब ये 15 क्वेश्चन हमने देखिए यहाँ पे किया है, और इसके बाद हम देख रहे हैं ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 15 लिखा हुआ है। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं, देखिए 20 लिखा हुआ है, ये विषम हो गए, ठीक है। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए योगफल भी गलत लिखा हुआ है। देखिए आपको कभी भी अगर विषम संख्याओं के योगफल की बात करें, ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल, तो इसमें आपको सिंपल कर देना है। अगर 15 विषम संख्याएं हैं या 10 विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं हैं, सीधे आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहे 55 विषम प्रथम 55 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, 55 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 55 के स्क्वायर कर दो। 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कर दो। 35 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 35 के स्क्वायर कर दो। अन्ना विश्वास हो, आप 15 विषम संख्याएं लिखिए शुरू से और उनको जोड़िए। 225 ना आए, चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतने गारंटी मैं देता हूँ। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटी संख्या में ले लेता हूँ, 1 3 5, ये 3 विषम संख्याएं हैं, तो 3 त्रिकम 9, 3 विषम संख्याएं हैं, 1 2 3, सीधे मैं 3 का स्क्वायर कर दिए, 9 आएगा। अब जोड़ लो, 5 3 8 1 9, ना विश्वास जोड़ लो, 5 3 8 1 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतने ही आज के क्वेश्चन थे, इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आज का दोस्तों सेशन था, और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर ज़्यादा मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमेशा जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा कई सारे वर्क यहाँ पे रहते हैं, तो इस वजह से वीडियो भी मेरा रेगुलर नहीं आ पाया है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब वीडियो मेरा आएगा रेगुलर। तो आप लगातार बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एग्जाम से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो टॉपिक आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो उन टॉपिक को अलग से करवा दूंगा। तो आज के सेशन कहीं पर रखते हैं, मिलेंगे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।